हेलो एवरीवन। कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें मैंने कहा था मैं नारायणा हृदयालय को डिस्कस करूँगा। ये हॉस्पिटल सेक्टर में एक कंपनी है, अच्छा ग्रो कर रही है, मतलब स्कोप अच्छा है ग्रोथ का। एज अ सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, नॉट नेसेसरीली दिस कंपनी, मतलब ये भी ठीक डबल डिजिट का इसका गाइडेंस है, डबल डिजिट ग्रोथ का। तो मैंने हॉस्पिटल सेक्टर इसीलिए चुना है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे नॉलेज है, कि हॉस्पिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आगे एक एटलीस्ट मतलब 5, 6, 10 साल तो ये ग्रोथ करने ही वाला है। मीन्स बहुत सारा टेलविंड है इसके पीछे। एक तो आप हर जगह पढ़ रहे होंगे कि राइजिंग मिडिल जो इनकम क्लास है वो एक उसके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। और वैसे भी इंडियंस बहुत ज़्यादा, दे आर अमंग द लीस्ट मेडिकेटेड। और इवन जो WHO का रिकमेंडेशन है पर 10,000 पॉपुलेशन, उसमें भी नंबर ऑफ बेड्स मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो तब भी ठीक है, लेकिन जो ऑल ओवर पूरा रूरल एरिया में जो हॉस्पिटलाइजेशन, पूरा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। और इवन जो परसेंटेज है जीडीपी का, वो भी सिर्फ 3% होता है हेल्थ केयर के ऊपर। तो आगे इसका ग्रोथ का स्कोप है, और जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, राइजिंग इनकम लेवल्स के साथ लोग, हेल्थ केयर का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको समझ आएगा कि उनका भी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इंडिया में करंटली जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। वो जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो लोग क्या हैं, जब वो इंश्योरेंस लेंगे तो वो डिले नहीं करवाएंगे अपने डायग्नोसिस को। कोई उन्हें प्रॉब्लम है, कोई उनको प्रिवेंटिव केयर लेना है, या फिर कोई भी सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी केयर लेनी है, जिसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वो केयर लेने से डरेंगे नहीं, उनके पास उनको एक प्रेशर नहीं होगा कि सारा मेरा तो सारा सेविंग्स इसमें चला जाएगा, बिकॉज उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो सेक्टर बहुत, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आगे ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें मैं पर्टिकुलरली जो अगर लार्ज हॉस्पिटल्स देखूँ, मैक्स वगैरह, फोर्टिस वगैरह, तो उनका तो फिर भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये यथार्थ हो गया, और जो आज मैं डिस्कस करूंगा, नारायणा हृदयालय, तो ये एक डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे ठीक लगते हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि आज इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में एक हॉस्पिटल को डिस्कस करते हैं। और सिर्फ इससे नारायणा को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब करूंगा तो ऑब्वियसली इस वीडियो में नारायणा को डिस्कस, लेकिन जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर आपको ठीक से समझ आते हैं, आप एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो आपको ये समझ आएगा कि जो जैसे आप यथार्थ को भी करोगे ना, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनालिसिस में। यथार्थ भी आप जब इस वीडियो के बाद आप यथार्थ को भी खुद से ही एनालाइज कर, इन फैक्ट आई वुड एनकरेज यू टू एनालाइज यथार्थ हॉस्पिटल ऑन योर ओन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज पैरामीटर्स काफ़ी हद तक सेम होते हैं, बस किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सब डिफरेंट होता है। तो मैं नारायण की बात करता हूँ। नारायण एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें स्पेशलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है। जैसे सपोज सिर्फ जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो हो सकता है कोई फिजिशियन चला रहा है, उसको वो सिर्फ कार्डियो का करता है, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है। लेकिन जो मल्टी स्पेशलिटी में क्या होता है, वो कार्डियो भी करेगा जो आपका हार्ट रिलेटेड है, वो ऑन्कोलॉजी भी करेगा, कैंसर रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, और आपका गैस्ट्रो भी करेगा, जो स्टमक, डाइजेशन, लिवर, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीनल डिजीजेस को भी करेगा, डिसऑर्डर्स को भी करेगा जो किडनी से रिलेटेड है। बाकी ऑर्थो भी करेगा, वो जिसको जो भी आपका मस्को स्केलेटल सिस्टम है उसको भी, और न्यूरो भी करेगा, ब्रेन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सब चीज़ को डायग्नोसिस करेगा मल्टी स्पेशलिटी। तो नारायणा जो है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अब इसका आप अपनी स्क्रीन पे देखो, इसके फुटप्रिंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। और सॉरी, सबसे ज़्यादा ये कर्नाटका में, बेंगलोर साइड में, और इनका फ्लैगशिप जो हॉस्पिटल होता है, जो, और इनका एक कोलकाता में भी है। तो दोनों जगह इनका फ्लैगशिप हॉस्पिटल है, और वो बहुत अच्छे से भी ग्रो कर रहा है, बहुत। इनफैक्ट जो बैंगलोर वाले हैं, जो कर्नाटका वाले हैं, उन्हें उन्हें पता होगा, उन्होंने सुना होगा, हेल्थ सिटी है वहाँ पे, नारायणा हेल्थ सिटी, जो मेजरली जो कार्डियक डिसऑर्डर्स को देखता है, वो बैंगलोर वालों ने सुना होगा। बाकी इनके छोटे जो नए नए हॉस्पिटल्स हैं वो भी अब अच्छा करने लगे हैं, कुछ कुछ तो एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं, जो पहले ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे थे। गुरुग्राम में है इनका एक, साइबर सिटी फेज 2 में है,
गुरुग्राम वालों को पता होगा, देखा होगा, बहुत फेमस हॉस्पिटल्स हैं इनके, बहुत नाम है इस हॉस्पिटल का। और एक इनका एसआरसीसी में है मुंबई में, वो बच्चों का है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। और अगर मयूर विहार साइड कोई रहता है तो वहाँ पे धर्मशिला वाला एक हॉस्पिटल है। तो ये सब इनके नए हॉस्पिटल है, और धर्मशिला वाले का तो 15% तक एबिटा पहुंच गया है। और ओवरऑल कंपनी का एबिटा 24-25% का है, बहुत अच्छा एबिटा है इस कंपनी का। इनफैक्ट पैट का जो मार्जिन है वो भी 10.5 के अराउंड है। अगर बाकी इनकी दो ब्रांचेस, दो हॉस्पिटल्स केमन में भी हैं, केमन आइलैंड जो कैरेबियन में है। तो पहले वहाँ 110 बेड्स का हॉस्पिटल हुआ करता था, अब उन्होंने 55-60 बेड्स का एक और अभी जुलाई में ही कमीशन किया है। वो उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुका है, ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं, उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुका है। बाकी इसका फुटप्रिंट आप चेक करो, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। साउथ में 5 हॉस्पिटल्स हैं और ऑपरेशनल बेड्स वहाँ पे 1900 हैं। टोटल ऑपरेशनल बेड्स कंपनी के 6000 के आसपास हैं ईस्ट में। बाकी इनका मेजॉरिटी जो है वो इनका कोलकाता में है, असम में भी है इनका एक, गुवाहाटी में। बाकी ऑपरेशनल बेड्स ईस्ट में इनके पास ऑलमोस्ट 2000 हैं। नॉर्थ में अगर आप चेक करोगे तो दिल्ली एनसीआर में इनका मेजर है नॉर्थ में, और एक जम्मू में भी है। तो आप ऑपरेशनल बेड्स यहाँ चेक करो, 1100-1200 के अराउंड है। बाकी वेस्ट में इनका प्रेजेंस अभी उतना ज़्यादा नहीं है, और जितना मैंने कॉन कॉल इनका पढ़ा है तो वेस्ट में भी इनका कोई भी मेजर एक्सपेंशन का प्लान नहीं है। तो आपने ये सब देखा। अब आप दूसरा इनका रेवेन्यू मिक्स चेक करो कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है, किस किस डिपार्टमेंट से पैसा आता है, और सारी इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं एक हॉस्पिटल को डिस्कस करने के लिए, वो सारे मैं समझाऊंगा। तो आप ऑपरेटिंग रेवेन्यूज देखो, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंडिया का डिस्कस कर रहा हूँ, केमन आइलैंड का इसमें नहीं है। उसको अलग से डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो अगर सिर्फ इंडिया ऑपरेशंस की बात करूं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कंपनी का 9.7% YOY से ग्रोथ किया है। अभी इनका एक बैकग्राउंड समझ लो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ, इस हॉस्पिटल के साथ, कि जो इनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें तो जितना ग्रोथ आ रहा है उसको ये एकदम तेल निकाल रहे हैं उसका, जितना ग्रोथ ये पॉसिबली कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं वो भी आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनके पास इससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं अभी, तो डिमांड में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे भी, एक्स पे भी पोस्ट किया था कि जो इनके वीरेन शेट्टी हैं जो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि देयर इज नो डेर्थ ऑफ वॉल्यूम्स, मतलब वॉल्यूम्स का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और इंडिया में देयर इज नो लैक ऑफ वॉल्यूम्स इफ यू आर सेलिंग कार्डियक सर्जरी ऑफ योर, और यू आर सेलिंग हार्ट सर्जरी। तो कार्डियक में बहुत फेमस हैं ये लोग, पूरा हॉस्पिटल। इनफैक्ट और चीज़ों में भी अब तो घुस रहा है ये, अच्छे से कर भी रहा है। तो हॉस्पिटल का मोट क्या है, ये अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और टॉप नॉच सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल है तो बहुत, मतलब बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा। बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है इनके पास, अच्छे अच्छे, मतलब बिल्कुल जो एडवांस रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, कोई भी आपको प्रोसीजर करवाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोसीजर्स आपको मिलते हैं एट अफोर्डेबल रेट्स। ये इस कंपनी का मोट भी है। तो आप रेवेन्यूज देखो 9.1% से बढ़ा है। बिजनेस मिक्स अगर आप देखोगे तो ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं इनके कुछ, और कुछ हैं ऑपरेटेड हॉस्पिटल जो इन्होंने लीज पे लिए हैं। तो ओन्ड हॉस्पिटल 70% है, 26 ऑपरेटेड हैं, बाकी हर्ट सेंटर्स हैं और अदर एंसिलियरी बिजनेसेस हैं जिसमें इनके क्लिनिक्स वगैरह आते हैं। वो NHIC में आते हैं, नारायण हृदयालय इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। तो थोड़ा मुझे नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता है, हृदयालय। तो ठीक है, जैसा भी है। अब स्पेशलिटी प्रोफाइल चेक करो, मैंने आपको बता दिया, कार्डियक, गैस्ट्रो, मेडिसिन जो है, एंकोलॉजी, ये सब का प्रोफाइल चेक करो कितना कितना मिक्स सबसे आता है। आप सब देखेंगे कि कार्डियक का सबसे ज़्यादा मिक्स है इनके पास अभी। कार्डियक बिकॉज जो इनके आई थिंक प्रोमोटर हैं वो भी एक कार्डियक सर्जन है, तो इसीलिए कार्डियक से इन्होंने शुरू किया था। बहुत सारा इनके पास एक्सपीरियंस है कार्डियक का, और दूसरा भी है। बाकी आप पेयर प्रोफाइल आगे चेक करो तो 43% तो डोमेस्टिक वॉक इन पेशेंट्स हैं, इंश्योर्ड पेशेंट्स हैं 29% इंश्योर्ड में, और बाकी 21% है स्कीम्स में, जो जो आपका CGHS स्कीम्स होती हैं, ESI स्कीम्स होती हैं, और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती हैं, आयुष्मान वगैरह। और लास्ट आपका इंटरनेशनल पेशेंट से 8% आते हैं। मोस्टली इनके इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं बांग्लादेश से। और कंपनी का ये कहना है कि हम इंटरनेशनल पेशेंट्स पे एज सच कोई स्पेसिफिक फोकस नहीं कर रहे हैं, जो आएगा आए, मतलब, और मेजरली हमारा फोकस डोमेस्टिक पेशेंट्स पे है। और क्लस्टर वाइज आप देखो, बैंगलोर में सबसे ज़्यादा, एज आई सेड, 34%, वहाँ पे बहुत फेमस हॉस्पिटल है, हेल्थ सिटी। और बाकी और आप देख ही लो, चेक कर लो, कोलकाता, ये सब तो आप खुद ही देख लोगे, इसमें समझाने का कोई है नहीं।
बाकी आप ऑपरेशनल रिव्यू देखो। अब यहाँ पे जो मैं पैरामीटर्स बताऊँगा उनको आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, बिकॉज़ सिर्फ़ इस हॉस्पिटल में नहीं, आप नेक्स्ट कोई हॉस्पिटल खुद से भी अगर चेक करना शुरू करोगे तो आपको ये पैरामीटर समझ में आने बहुत ज़रूरी हैं। ये हॉस्पिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका कलेक्शन एफिशिएंसी है, एसएमए अकाउंट्स हैं, पार है, पोर्टफोलियो एट रिस्क, एनपीएज़ है और एसेट एफिशिएंसी, ये सब आपका बैंक के लिए प्राइस टू बुक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हॉस्पिटल के केस में वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है, बिल्कुल अलग बिज़नेस है। तो उसके केस में अब आप देखो, एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, एक तो होता है आरपॉब, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, दूसरा होता है एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट। तो हॉस्पिटल्स के ऊपर है कि आप आरपॉब दिखाओ या फिर एआरपीपी दिखाओ। ये कंपनी एआरपीपी दिखाती है इसीलिए क्योंकि अगर आप चेक करोगे, आरपॉब का मतलब क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। तो वो थोड़ा एक मिसलीडिंग फिगर होता है, बिकॉज होता क्या है कि आपको सपोज एक नॉर्मल डे टू डे डे केयर एक्टिविटी या डे केयर प्रोसीजर आपको करना है। सपोज आपको कार्डियक डिपार्टमेंट में एंजियोप्लास्टी कराना है या एंजियोग्राम करवाना है और उसके बाद एंजियोप्लास्टी कराना है। तो आप सुबह आओगे, ओपीडी में आओगे, आपने पूरा एक बेड ऑक्यूपाई किया हुआ है। पहले आपने एंजियोग्राम करवाया, उस हिसाब से जो भी आपका रिजल्ट आया, आपने शाम को एंजियोप्लास्टी कराया। आपकी जो ब्लड आर्टरीज में ब्लॉकेज है, वो एक बैलून डाल के जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में, तो आपने वो एंजियोप्लास्टी कराया। लेकिन आप रात को चले गए घर, शाम को 7-8 बजे आप घर चले गए, तो आपने दिन भर में एक बेड तो ऑक्यूपाई किया, लेकिन वो आपका ऑक्यूपेंसी में नहीं आएगा, बिकॉज ऑक्यूपेंसी में तब आता है जब आप मिडनाइट तक उस बेड को ऑक्यूपाई करके रखते हो। तो मिसलीडिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपने बेड तो ऑक्यूपाई नहीं किया, लेकिन आप पे रेवेन्यू आया, तो आप आरपॉप को हाई दिखा सकते हो। अब समझ रहे हो ना, आरपॉप क्या होगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड्स। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड तो आपका कम ही रह रहा है क्योंकि आपने तो सिर्फ सुबह आके शाम को किया, पैसा आप पे आया, आपने बेड ऑक्यूपाई नहीं किया, तो आरपॉप का फिगर आप इन्फ्लेट करके दिखा सकते हो। लेकिन एआरपीपी में इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेट मिसलीडिंग आपको आप मिसलीड नहीं कर सकते हो इन्फ्लेट करके। आपका एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट ही आएगा, नंबर ऑफ डिस्चार्ज पे ये डिपेंड करता है। तो आप आईपी एंड ओपी देखो। अब आईपी एंड ओपी में फर्क क्या होता है? ओपी होता है ओपीडी, आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और आईपी होता है इन पेशेंट, जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है। ओपी में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है। आप ऑब्वियसली अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा चेकअप कराना है, तो आप ओपीडी में जाते हैं, आप एडमिट नहीं होते हैं, आप आईपीडी में नहीं जाते हो। ओपीडी कार्ड बनाते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, फीस देते हो, अपना जो भी लैब में टेस्ट है वो कराते हो और डॉक्टर को दिखाते हो, या फिर जब नेक्स्ट टर्न होता है डॉक्टर के बैठने का तो आप तब दिखाते हो। आप एडमिट नहीं होते हो, तो वो होता है आउट पेशेंट। अब आउट पेशेंट में इनका क्या है, एवरेज रेवेन्यू 4 पॉइंट मतलब 4,000 से पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के पहले क्वार्टर में, और इस बारी वो 4.4 थाउजेंड हो गया है। तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, बट स्टिल इंक्रीज तो हुआ ही है। और किसी भी हॉस्पिटल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ें होती हैं कि आपका ओपी रेवेन्यू बढ़े, मतलब आउट पेशेंट एआरपीपी बढ़े या इन पेशेंट एआरपीपी बढ़े। और इन पेशेंट में कंपनी ने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया है। बाकी आप एएलओएस चेक करो, जो सेकंड ग्राफ है। एएलओएस क्या होता है? एएलओएस होता है आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। अब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली कम होना चाहिए, राइट? क्योंकि जितना आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम है, उतनी जल्दी आप नेक्स्ट पेशेंट को एडमिट करोगे, तो थ्रोपुट आपका बढ़ेगा। थ्रोपुट मतलब एसेट टर्नओवर आपका बढ़ेगा। मैंने आपको एसजी मार्ट वाली वीडियो में 3-4 दिन पहले जो डाली थी, बहुत डिटेल में जाके आपको समझाया था कि आरओई के, आरओसी के ड्राइवर क्या क्या होते हैं। आरओई तो हम नॉर्मली समझते हैं कि अपने पैसे पे किसी बिजनेस ने कितना कमाया। एक कोई भी बिजनेस है वो पैसा कैसे कमा सकता है, एक तो अपने पैसे से, उस पे कितना अपना पैसा पड़ा है, बाकी वो डेट पे पैसा उठा सकता है। तो जब हम आरओई की बात करते हैं तो डेट को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम आरओई में देखते हैं कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब अपना पैसा, अपने अपने पैसे के ऊपर कितना नेट प्रॉफिट कमाया है। अगर आप एएलओएस देखोगे तो एएलओएस मैंने बोला एसेट टर्नओवर। अब आरओई को बढ़ाने के 3 ड्राइवर्स होते हैं। एक तो फाइनेंशियल लेवरेज हो गया, उसको साइड रखो। एक होता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, जो आप उसको मार्जिन एफिशिएंसी भी कहते हो। कितना मार्जिन आप कमा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन आपके प्रोडक्ट में होगा। सपोज कोई लग्जरी आइटम है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हो, ठीक है, तो आपका आरओई बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका लग्जरी प्रोडक्ट है तो आपका एसेट टर्नओवर कम होता है। एसेट टर्नओवर मतलब एग्जिस्टिंग एसेट्स पे आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। अब कोई लग्जरी प्रोडक्ट है तो वो ऐसे मतलब एफएमसीजी की तरह तो नहीं बिकेगा। एक बिस्किट, जैसे बिस्किट्स बिकते हैं, शैम्पू बिकता है, एकदम वॉल्यूम्स में बिकता रहता है, बिकता रहता है, बिकता रहता है। तो भले ही एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम होता है आपका, लेकिन एसेट टर्नओवर ज़्यादा होता है।
सेम एग्जिस्टिंग एसेट्स पे आप लगातार उस इन्वेंट्री को बेच रहे हो, फटाफट बेच रहे हो, तो एसेट टर्नओवर ज्यादा है, तो आपका आरओई यहाँ से बनता है। अब इस केस में क्या है, अगर आपका एएलओएस जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को लोगे, तो मार्जिन आपका सही रह रहा है, 25 पैट का मार्जिन तो 10.5% का है। तो बाकी आपका एसेट टर्नओवर उसमें कितना हो जाएगा, एसेट टर्नओवर आप जितना ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा पेशेंट्स को जल्दी जल्दी एडमिट करो, ट्रीट करो, बाहर भेजो, एडमिट करो, ट्रीट करो, बाहर भेजो, तो एएलओएस यहाँ पे आपका जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका एसेट टर्नओवर होगा। तो आरओई का यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितना ज्यादा आप एसेट टर्नओवर वाली कंपनी को ढूंढो और जितना ज्यादा मार्जिन एफिशिएंसी वाली कंपनी को ढूंढो। आइडियल सिचुएशन में इजीली इतना पॉसिबल नहीं होता है ऐसी कंपनी ढूंढना, बट आप कोशिश करो कि मार्जिन एफिशिएंसी आपको सबसे ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, और एसेट टर्नओवर भी ज्यादा से ज्यादा मिले, और लेवरेज जितना कम हो पाए कंपनी पे, राइट। अब पेशेंट फुटफॉल्स देखो, मतलब कितने पेशेंट्स आए आपके, आईपी एंड ओपी में आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत टिपिकल टर्म नहीं है। बाकी आईसीयू ऑक्यूपाइड बेड डेज, मतलब आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू में आपका पैसा ज्यादा बनता है, तो आप जितना ज्यादा आईसीयू में भर्ती करोगे, एडमिट करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। तो आप देखो उस हिसाब से, पहले 90 था, 90,000, अब आप देखो 95 हो चुका है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे में भी आपका रिडक्शन आया है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि जो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कंपनी का, वो कंपनी ने जब बनाया था तो कंपनी के दिमाग में एक चीज थी कि हमको इन पेशेंट पे ज्यादा फोकस करना है, मतलब एडमिट जो पेशेंट होंगे, जो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें बॉटल नेकिंग हो रही है, मतलब आपका स्पेस कम पड़ रहा है डे केयर एक्टिविटी, डे केयर प्रोसीजर्स के लिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जो मतलब सुबह आते हैं, शाम को जिनको जाना है अपना नॉर्मल चेकअप करा के, जो एडमिट नहीं होना है जिन्होंने, उनके लिए एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है। डॉक्टर्स के लिए स्पेस कम पड़ रहा है, लैब के लिए स्पेस कम पड़ रहा है, जो आपके कैबिन्स होते हैं जहाँ पे आपका चेक इन चेकआउट होता है, ओपीडी कार्ड, जहाँ से आप ओपीडी कार्ड इशू कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो स्पेस कम पड़ रहा है, पार्किंग स्पेस कम पड़ रहा है। तो कंपनी का कहना ये है कि अभी जब हम नई फैसिलिटीज ला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हेल्थ सिटी जो बैंगलोर में है एग्जिस्टिंग, मैंने बताया बहुत फेमस है, तो वहां पे भी ये ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन क्या होता है कि आप स्क्रैच से नहीं बना रहे हो, आप उसी फैसिलिटी को और एक्सटेंड कर रहे हो। अब कोलकाता में ये क्या कर रहे हैं, ये 1000 बेड की फैसिलिटी वहां पे बना रहे हैं, और वो है ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। वहां पे आपको फ्रॉम द स्क्रैच जमीन खरीदनी है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द स्क्रैच बनाना है वहां पे आपको। तो वहां पे ये 1000 करोड़ का केपेक्स भी करेंगे, और 3 फेजेस में ये काम होगा। फर्स्ट फेज में सिर्फ 350 बेड्स ही कमीशन करेंगे, और इनका टारगेट है 3 फेजेस में टोटल मिला के 1000 बेड्स को करना। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है एक हॉस्पिटल स्पेस में, कि इन ये एसेट हैवी होते हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हमने सोचा आज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ रहा है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप हमेशा ध्यान रखो हॉस्पिटल के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए एटलीस्ट, कि डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कैटर करने के लिए उस डिमांड को। तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रा हॉस्पिटल का एक दिन में नहीं बनता है, एक साल में नहीं बनता है, 2 साल में नहीं बनता है, इनको टाइम लगेगा। कंपनी खुद ही कह रही है कि हमारी जो नई कैपेसिटी है वो आज से 3 साल बाद किक इन होगी। अभी तो उन्होंने सिर्फ कोलकाता में जमीन वगैरह खरीदी है, बैंगलोर में जमीन वगैरह खरीदी है, तो सोचो अभी बनाने में इनको कितना टाइम लगेगा, फिर उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, और उस हॉस्पिटल को भी ऑपरेशनलाइज होने में, एबिटा पॉजिटिव होने में आगे एक और 2 साल और लगेंगे। तो अभी 5 साल और लगेंगे इनको, लगाओ कि जो कोलकाता का एबिटा पॉजिटिव निकालने में। तो ये इनको प्रॉब्लम आ रहा है, और ये चीज आपको देखनी है। तो अभी करंटली ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ, सपोज ये डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट एक साथ अगर ओपीडी के लिए आ गए, तो पेशेंट के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपना जो कंसल्टेशन होता है वो डिजिटाइज कर रहे हैं, कि आप सिर्फ उस टाइम पे आओ जिस टाइम पे आपको आपका कंसल्टेशन फिक्स हुआ है, तो वहां पे स्पेस मिल जाएगा, फालतू पेशेंट्स नहीं आएंगे। होता है ना, जैसे आप ओपीडी खरीदो, ओपीडी कार्ड खरीदो, इतना भीड़ है कि आप सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में ही बैठे हो जस्ट टू सी अ डॉक्टर। तो ये क्या कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं, और कंसल्टेशन को पूरा डिजिटाइज करके पेशेंट का वेटिंग टाइम कम कर रहे हैं, ताकि स्पेस मिले वहां पे उनको, और उससे थ्रोपुट भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को देख पाएंगे। अगेन, जितना ज्यादा पेशेंट देख पाएंगे उतना ज्यादा इनका एसेट टर्नओवर बढ़ेगा, उतना ज्यादा इनका आरओई बढ़ेगा, आरओसी, आरओई, ये सब फिगर्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरा ये क्या कर रहे हैं, एआई की यूज से
डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, डिस्चार्ज समरीज आपको मिलती हैं जब आप पेशेंट को एडमिट होता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपके घर से कोई या आपका रिलेटिव कोई एडमिट हुआ है तो कितना प्रॉब्लम आता है डिस्चार्जिंग में। ये डॉक्यूमेंट इस डिपार्टमेंट में जाओ, यहाँ साइन करवाओ, यहाँ जाओ, ये जाओ, तो सारा दिन तो डिस्चार्ज में ही लग जाता है जो लास्ट का डे होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं डिस्चार्ज समरीज बनाने के लिए, ताकि डिस्चार्ज जल्दी जल्दी हो जाए। उसी वजह से मैंने आपको जो फिगर दिखाया था एएलओएस का, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, वो कम हो रहा है। वो जितना कम होगा आपका एसेट टर्नओवर उतना ज्यादा बढ़ेगा, चर्न उतना ज्यादा बढ़ेगा, और उतना ज्यादा आपको रेवेन्यू कमाने का मौका मिलेगा। तो ये सब स्टेप्स ये हॉस्पिटल ले रहा है। बाकी रीजनल स्प्लिट आप देखो, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको समझ आएगा। बैंगलोर में है, सदर्न पेरिफेरल में है, कोलकाता में है, ईस्टर्न पेरिफेरल में है, वेस्टर्न और नॉर्थर्न में है। तो आप ऑपरेटिंग रेवेन्यूज देख सकते हो, 36% बैंगलोर से आता है, 27% कोलकाता से आता है, बाकी इधर उधर का छोटा मोटा इधर से आता है। बाकी वाई ओ आई रेवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हो सब में। बैंगलोर में थोड़ा कम है बिकॉज बेस बहुत ज्यादा है, और दूसरा इलेक्शन इम्पैक्ट हुआ था इस बारी बैंगलोर वाले में, जो कम मैनेजमेंट ने बताया है। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर से ये ग्रोथ फिर से अच्छा हो जाएगा। और इस कंपनी के लिए पर्टिकुलरली इस हॉस्पिटल चेन के लिए Q1 और Q3 उतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज Q1 में हॉलीडेज होता है, और इस बार तो इम्पैक्ट इलेक्शन का भी आया, और Q3 में फेस्टिवल सीजन बहुत ज्यादा होते हैं तो लोग हॉस्पिटल्स नहीं जाते हैं। तो Q2 और Q4 अच्छा होता है, उस हिसाब से भी आपको थोड़ा देखना है। बाकी वाई वाई हॉस्पिटल डिस्चार्जेस देखो, बाकी तो सब पॉजिटिव है, लेकिन बैंगलोर में नेगेटिव 3% है। वहाँ पे थोड़ा मतलब एक अच्छा पॉइंट नहीं है इस हॉस्पिटल के लिए। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, बट जितना जल्दी आप डिस्चार्ज करोगे उतना जल्दी आप नेक्स्ट पेशेंट को एडमिट कर सकते हो। बाकी आप ऑपरेटिंग आउट पेशेंट एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट देखो, ओपी एआरपीपी, तो आपको दिखेगा कि बैंगलोर में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे बहुत हाई मतलब बहुत सारा टेक्नोलॉजी को ये यूज करके, बहुत हाईली एडवांस्ड रोबोटिक प्रोसीजर्स को यूज करके एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राम्स करते हैं। और चाहे कोई भी हो, मोस्टली तो वो बैंगलोर वाला कार्डियोलॉजी रिलेटेड है। तो वहाँ पे आपको देखो सबसे ज्यादा आउट पेशेंट रेवेन्यू मिलता है, और इन पेशेंट भी वहाँ पे सबसे ज्यादा है, 198000, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख, 2 लाख का आपका इन पेशेंट रेवेन्यू हो गया। बाकी एबिटा मार्जिन आप चेक करो। अब एबिटा मार्जिन इसमें इनका क्या है, NHIC, NHIL और ये आत्मा और मेधा, इनको हटा के, बिकॉज अभी क्या है, ये NHIC को भी इन मैंने शुरुआत में बताया था, नारायणा हृदयालय इंटीग्रेटेड केयर। इसमें ये क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ये अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज नई कैपेसिटीज 3 साल बाद ही आने वाली है। तो ये क्या कर रहे हैं, डे केयर में मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत आ रही है, स्पेस नहीं है, डॉक्टर्स के बैठने के लिए स्पेस नहीं है, पेशेंट्स के लिए बैठने के लिए स्पेस नहीं हो पाता है। तो ये क्लिनिक्स खोल रहे हैं, ताकि जो जिनको सिर्फ दिन दिन का काम है, जिनको छोटा मोटा चेकअप कराना है, वो क्लिनिक्स में कराएं। बैंगलोर में इन्होंने 10 क्लिनिक्स ऑलरेडी खोल दिए हैं। NHIC के अंदर ये सब आता है, जो NH नारायण हृदयालय इंटीग्रेटेड केयर है। बाकी इनका दूसरा, तो इसमें अभी सिर्फ कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, इनसे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है, बिकॉज 1-2 करोड़ रुपए लगता ही है एक क्लिनिक को खोलने के लिए। 8 ये खोल चुके हैं, फिर उसको ऑपरेट करना है, तो धीरे धीरे यहाँ से भी ये पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो इन्होंने एबिटा मार्जिन में वो कॉस्ट वगैरह हटाई है। अब दूसरा इनका सेगमेंट है NHIL का। इन्होंने इंश्योरेंस भी शुरू कर दिया इस क्वार्टर से। इंश्योरेंस मतलब दिस इज द फर्स्ट हॉस्पिटल कंपनी जिसका खुद का इंश्योरेंस भी है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी तो डिफरेंट होती है ना, HDFC, एर्गो वगैरह, ये तो अलग अलग है। लेकिन अब HDFC का हॉस्पिटल नहीं है, तो नारायणा ने क्या किया, अपना इंश्योरेंस भी निकाल दिया। अभी इंश्योरेंस में क्या करते हैं, 10,000 रुपए लेते हैं एक फैमिली से, 4 मेंबर्स उसमें होने चाहिए, और शायद मैक्सिमम जो एक मेंबर की एज लिमिट है वो 40 to 45 है, और 1 CR का ये सर्जिकल कवर अप देते हैं, और 2,000 रुपए शायद इनको इनके पेशेंट्स को देना होता है पर डे, अगर ये एडमिट होते हैं। तो इस हिसाब से इनका इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, और इसमें अभी सिर्फ कॉस्ट जारी है। बाकी वो स्केल अप करके इनका प्लान है कि एक बार ये इंश्योरेंस वाला भी स्केल अप हो जाए, फिर इस बिजनेस डिवीजन को ये हटा ही देंगे इससे, और अलग से लिस्ट करेंगे। RIDAI कहता भी है कि आपको अगर इंश्योरेंस चलाना है तो वो अलग से बिजनेस को आपको लिस्ट करना है, इवन दो कोई ऐसे टाइम लिमिटेशन नहीं है। बाकी आत्मा और मेधा इनका AI एनालिटिक प्लेटफॉर्म है, जो ये खुद का इन हाउस भी यूज करते हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते थे, लेकिन अब अपना ही इन हाउस ये यूज करते हैं, और इसको दूसरे नर्सिंग होम्स को, दूसरे हॉस्पिटल्स को भी यूज करने के लिए देते हैं, और उससे भी पैसा कमाते हैं। तो एबिटा में
इन्होंने ये सब इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आप देखो एबिटा 18.3 से 19.4 पे आ गया है, तो विच इज ऑब्वियसली 1.1% का एबिटा इंक्रीज हुआ है। ये इसीलिए हुआ है कि ये सब ज्यादा थ्रोपुट पे फोकस कर रहे हैं, गुड क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हैं, नॉट जस्ट कि कहीं से भी आए तो रेवेन्यू आए बस, उससे वैसा नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे इनका नेट इनका एबिटा मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। बाकी 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 आप केमन आइलैंड का देखो तो सेम मैंने जो जो पैरामीटर्स बताए थे उस पैरामीटर्स को आप रिवाइंड करके फिर से देख लो, और केमन आइलैंड का भी देख लो कि किस हिसाब से रेवेन्यू पर पेशेंट आ रहा है, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज क्या है, डिस्चार्जेस क्या है, और आउट पेशेंट्स में क्या क्या हो रहा है। बाकी इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। Q1 FY24 और Q1 FY25 का, तो 8 पॉइंट अगर टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू है इसमें, ये कंसोलिडेटेड फिगर है, इसमें केमन आइलैंड भी आता है। इंडिया का ऑपरेशंस 9.7 9.8% से बढ़ा था, लेकिन अगर हम केमन आइलैंड को भी मिलाएं तो ऑपरेशंस ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपका 8.7% से बढ़ा है। इसमें दिखा नहीं रखा है YoY ग्रोथ, बट मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 8.7% से बढ़ा है। और जो एबिटा मार्जिन है 24% का था, अगर हम कंसोलिडेटेड देखेंगे, और पैट मार्जिन 10.5% का, विच इज़ वेरी गुड, एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इनका अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ही जितनी है उतनी है, नहीं आने में 3 साल और लगेंगे। तो अब हम आई थिंक सब चीज़ें मैंने इम्पोर्टेंट बात कर दिया है। जस्ट वेट अ सेक, कुछ मैं भूलूँ ना। इनका वॉल्यूम का ग्रोथ भी बढ़ रहा है। FY23 में इन्होंने 26 मिलियन फुटफॉल देखा था, 26 मिलियन पेशेंट्स का। फिर FY24 में 28 मिलियन का देखा, और FY25 में ये अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं कि 30 मिलियन कस्टमर्स का फुटफॉल, पेशेंट्स का फुटफॉल आएगा, बेस्ड ऑन Q1 फिगर्स। उसको अगर एक्सट्रापोलेट करेंगे पूरे साल के लिए तो 30 मिलियन कस्टमर पेशेंट्स इनको दिख रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने सब बता दिया। अब इसके थोड़ा वैल्यूएशंस की बात करते हैं, मुझे ये क्यों अच्छा लगता है। अब वैल्यूएशंस का क्या है कि आप लेट मी ओपन माय स्क्रीनर फर्स्ट। वैल्यूएशंस आप पीई नहीं चेक करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करो, जब आप एक हॉस्पिटल को एनालाइज कर रहे हो ना, तो आप पीई मत देखो। पीई एक गलत मेट्रिक हो जाएगा देखने के लिए। क्यों? क्योंकि पीई क्या होता है, मतलब पीई का सबसे बेसिक जो है, एक तो प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो प्राइस पर शेयर को मारो गोली एक सेकंड के लिए, और आप डिनोमिनेटर वाले फिगर पे आओ, अर्निंग्स पर शेयर। अब पर अर्निंग्स पर शेयर में भी पर शेयर को मारो गोली, आपका आया अर्निंग। जितना ज्यादा आपका अर्निंग्स होंगी उतना ज्यादा आपका अर्निंग पर शेयर होगा, जिसे ईपीएस भी कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हॉस्पिटल चेन में मैंने आपको बताया कि एसेट हैवी इंडस्ट्री है, बहुत बहुत सारा एसेट लगता है। मतलब आपको जब एक बेड की कैपेसिटी एक डालनी है, सपोज आपको 100 बेड की कैपेसिटी डालनी है, तो आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपका बेड का कॉस्ट आएगा, फिर आपके बायोमेडिकल इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर बेड, वो सब लगेगा, फिर आपका डायग्नोस्टिक का खर्चा आता है, तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अब जितना ज्यादा आपका एसेट आएगा, जितना ज्यादा एसेट हैवी इंडस्ट्री है, उतना ज्यादा उसमें डिप्रिसिएशन भी होगा। तो अगर आप सिर्फ पीई से चेक करेंगे तो आप देखोगे कि इसका अर्निंग्स तो मिसलीडिंग है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन इट इज नॉट एन कैश आउटफ्लो। वहां पे आप पैसा नहीं दे रहे हो। सपोज आपने रेवेन्यू कमाया, उससे आपने डायरेक्ट कॉस्ट को हटा के जो आपके पास बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। ग्रॉस प्रॉफिट से फिर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटाते हैं, सेल्स मार्केटिंग, ये अलाना फलाना एक्सपेंसेस जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ऑपरेशंस रन करने के लिए, तो आपका ऑपरेटिंग इनकम बचता है। फिर ऑपरेटिंग इनकम के बाद आपको एक इंटरेस्ट कॉस्ट देनी होती है। आपने अगर उधार पे पैसा लिया है तो उसका कॉस्ट आपको देना है, तो वो हटता है। एक वो एक्चुअल कैश है, मतलब आपकी जेब से वो पैसा जा रहा है। फिर आपको एक टैक्स भी देना होता है, वो भी आपके जेब से जा रहा है। लेकिन आप एक लाइन आइटम और देखोगे इनकम स्टेटमेंट में, डेप्रिसिएशन वाला, वो एक एक्सपेंस के तौर पे तो आ रहा है, आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर रहा है वो, लेकिन आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है। वो आपने पैसा दे दिया, वो अकाउंट कर दिया। आपने सपोज 10 करोड़ का कोई इक्विपमेंट लिया है, और आप उसका यूजफुल लाइफ सिर्फ 10 ईयर्स का है, वो 10 साल चलेगा। तो आपने तो पैसा दे दिया, उसको अकाउंट में दिखा दिया, लेकिन फर्स्ट ईयर में डे ऑफ परचेज में। तो लेकिन आप उसको सॉरी, उसको आप डेप्रिशिएट करते हो 10 साल तक इक्वली, ताकि वो जो उसका कॉस्ट है वो एक्सपेंस आउट हो जाए ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट या पर्टिकुलर एसेट। तो आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन बहुत हाई होता है हॉस्पिटल्स में। तो आपकी जेब से तो पैसा नहीं जा रहा है, वो खाली एक अकाउंटिंग टर्म है, और आपका सिर्फ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की वजह से एक्सपेंस दिखा रहे हो आप। तो पीई इस केस में मिसलीडिंग हो जाता है, बिकॉज अर्निंग्स
आर्टिफिशियली सबड्यूड हो जाती हैं। आपकी जेब से पैसा नहीं गया लेकिन अर्निंग सबड्यूड हो गई। अब अर्निंग सबड्यूड हो गई, कम हो गई, तो आपका ईपीएस भी कम आएगा। अब ईपीएस कम आएगा तो आपका पीई ज़्यादा दिखेगा। पीई क्या ही होता है? प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। जितना कम होता है डिनोमिनेटर उतना ज़्यादा आपका वैल्यू दिखता है, तो उतना हाई आपका पीई दिखेगा। तो आप पीई से मत देखो इसे, आप इसको देखने का सही मैट्रिक होता है ईवी बाई एबिटा। अब ईवी क्या होता है? ईवी होता है एंटरप्राइज वैल्यू। अब एंटरप्राइज वैल्यू को आप ऐसे समझो, किसी बिजनेस को आपको खरीदना है, पूरा बिजनेस खरीदना है आपको, एक शेयर नहीं खरीदना, पूरा बिजनेस खरीदना है। तो आपको सबसे पहले शेयर होल्डर्स को अकाउंट करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। आप एज्यूम करते हो, नॉट नेसेसरली, यू डोंट हैव टू नेसेसरली गिव दैट मनी आउट, बट अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो तो आपको सपोज मार्केट कैप तो उसका देना ही पड़ेगा, जो उसका शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा है। शेयर होल्ड मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ पर शेयर, तो आपका शेयर होल्डर्स के लिए वो पैसा हो गया। बाकी जो उस कंपनी के ऊपर डेट है वो भी आपको अब अपने सर पे लेना पड़ेगा। आपके सर पे तो आएगा ना वो डेट, आपको ही चुकाना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी हो गई वो खरीदने के बाद, एक्वायर करने के बाद, तो आपको वो डेट ऐड होता है मार्केट कैप में। लेकिन अगर उस कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कुछ कैश पड़ा है तो वो आप कैश यूज कर सकते हो डेट को रीपे करने के लिए। तो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? बेसिक समझो, किसी कंपनी को एक्वायर करने का कॉस्ट आइडियल सिनेरियो में, मार्केट कैप जो शेयर होल्डर्स के लिए पैसा हुआ, प्लस डेट जो उसके लेंडर्स को पैसा देना है, माइनस कैश, क्योंकि कैश तो आपको मिल रहा है उस कंपनी के साथ, उसका डेट भी आपको मिलेगा, उसकी कॉस्ट भी, उसका कैश भी आपको मिलेगा। तो आप कैश माइनस करते हो जिससे आप डेट को चुकाते हो, या फिर आपको शेयर होल्डर्स को पैसा देना तो आप शेयर होल्डर्स को पैसा देते हो। तो ईवी का आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, ईवी आप निकालो। और एबिटा तो आपको पता ही है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब ईवी बाई एबिटा आप नारायणा का चेक करो, 21 का है इस टाइम पे करंटली। अगर आप मैक्स का चेक करोगे, मैक्स ऑब्वियसली मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैक्स एक 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका, और इसका सिर्फ 25-26 हजार करोड़ का मार्केट कैप है नारायणा का। तो मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ स्कोप, क्योंकि जो मैक्स है वो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एबिटा वगैरह। तो उसका उसको जब 60 का पी मिल 60 का ईवी बाई एबिटा मिल सकता है, तो नारायणा को आगे जाके मतलब एक आइडियल सिनेरियो में मिलना चाहिए। मतलब अगर हम एज्यूम करते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छे से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कैपेसिटी का इसका आगे प्लान है जाके अच्छे से वो कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है, टाइमली एक्सपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने लैंड खरीदा और वहाँ पे लोगों ने हल्ला करा, नहीं नहीं हमारे ज़मीन में आपने खरीद दिया, ये क्या ये किया, फिर 1-2 साल तक वो मैटर चल रहा है लीगली, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए आपको ये सब देखना पड़ेगा। इस कंपनी के रिस्क में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो स्कोप बहुत है आगे वैल्यूएशंस का। और इनफैक्ट अगर आपको इसमें एलोकेशन बनाना है तो मैं तो ये कहूँगा कि नेक्स्ट 3 साल तक कोई मेजर कैपेसिटी तो नहीं आने वाली है इस बैंक के इस हॉस्पिटल के साथ। तो आराम से एलोकेट करो, प्यार से एलोकेट करो। कहीं किसी मेजर डिप में अगर आपको कोई अच्छा खासा डाउन मिलता है तो एलोकेट करो, बट आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का होना चाहिए। बिकॉज अभी भी मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी के साथ, इस हॉस्पिटल के साथ, या किसी भी हॉस्पिटल के साथ ये है कि जो आगे कैपेसिटी आने वाली है उसमें टाइम लगेगा, और आगे किसी को नहीं पता कितना टाइम लगेगा। डिले भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, नोबडी नोज, बहुत अनसर्टेन हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको एलोकेट करना है। बाकी दूसरा रिस्क इसमें क्या है, रिस्क भी देख ही लेते हैं कंपनी के, बिकॉज बिना रिस्क के कोई कंपनी काम नहीं करती है। दूसरा है कोई रेगुलेशंस का रिस्क। कभी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर प्राइस कैप लगा दिया किसी भी डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट पे, तो इनका प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वो इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है तो वो उस हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। बाकी और रिस्क तो ऐसा डायरेक्ट रिस्क मुझे नहीं दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला ही रिस्क है, कि डिले हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाकी प्राइस कैप वाला रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, वो आपको अकाउंट करना पड़ेगा। बाकी खुद से आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस करो, और यथार्थ हॉस्पिटल भी आप देख सकते हो, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही है इस वीडियो में। कोई भी डाउट है आपको और कोई फाइनेंशियल पैरामीटर डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करो, और मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे आपको कमेंट्स में समझाऊं। तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी कंपनी को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।